नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक स्वस्थ में अच्छे हैं। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होगी दोस्तों, यहाँ विषय हिंदी की होगी दोस्तों। किस विषय की होगी दोस्तों? तो हिंदी विषय की होगी दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को थंबनेल में पता भी है। ठीक है दोस्तों, और इस हिंदी विषय में दोस्तों जो हमारा हिंदी का टॉपिक व्याकरण, हिंदी का जो टॉपिक दोस्तों है व्याकरण, इस व्याकरण में दोस्तों हम लोग वर्ण विचार टॉपिक को देखेंगे दोस्तों। वर्ण विचार टॉपिक को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम लोग दोस्तों वर्ण की परिभाषा क्या होगी, वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद, फिर दोस्तों स्वर के भेद, फिर दोस्तों व्यंजन के भेद, से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे दोस्तों, और फिर लास्ट में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो क्लास है दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों आज की क्लास अति महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। तो आप सभी लोग इस क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहें। ठीक है दोस्तों, और एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है दोस्तों? अपने आप को चुनौती देने का प्रत्येक प्रयास, अपने आप को चुनौती देने का प्रत्येक प्रयास अपने आप को जानने के लिए श्रेष्ठ प्रयास है। ठीक है दोस्तों, अपने आप को चुनौती देने का प्रत्येक प्रयास अपने आप को जानने के लिए श्रेष्ठ प्रयास है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसी मोटिवेशनल कोट के अनुसार हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं, हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला टॉपिक हमारा दोस्तों आता है वर्ण। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग वर्ण को देखेंगे दोस्तों, फिर दोस्तों हम लोग स्वर की ओर चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग वर्ण समझते हैं। क्या है दोस्तों वर्ण? दोस्तों अगर बात करते हैं वर्ण, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? ध्वनि। ठीक है दोस्तों, और इसी का जब लिखित रूप होता है दोस्तों, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण। ठीक है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ध्वनि होती है दोस्तों, और जब इसी को हम लोग लिख देते हैं या इसी लिखित को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी ध्वनि को क्या कहा जाता है? वर्ण। और वर्ण कब कहा जाएगा दोस्तों? जब उसको हम लोग लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर उसे क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। और इसी ध्वनि को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसी ध्वनि को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ठीक दोस्तों, चलिए हिंदी में उच्चारण के आधार पर, उच्चारण का मतलब होता है दोस्तों बोलने के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? बोलने के आधार पर। कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? 44 वर्ण होते हैं। बोलने के आधार पर या उच्चारण के आधार पर कुल कितने वर्ण होते हैं दोस्तों हिंदी में? तो 44 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 44 वर्ण होते हैं दोस्तों, और जिसमें
11 आपके क्या होते हैं दोस्तों, स्वर होते हैं, जिसमें 11 क्या होते हैं दोस्तों, स्वर होते हैं, और जो 33 होते हैं दोस्तों वह क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन लिखने के आधार पर, लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं दोस्तों, तो 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों अभी हम लोग इससे संबंधित लास्ट में इससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहें दोस्तों, और एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग इससे संबंधित लास्ट में क्या करेंगे, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार इसको हम लोग पुनः समझ लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है दोस्तों, ध्वनि कहलाती है, और इसी ध्वनि को क्या कहा जाता है दोस्तों, वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना तो क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर, यानी कि बोलने के आधार पर 44 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 44 वर्ण होते हैं, जिनमें से आपका 11 क्या होते हैं दोस्तों, स्वर होते हैं, और जो 33 होते हैं दोस्तों वे व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, बोलने के आधार पर एवं लेखन के आधार पर, मतलब लिखने के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं दोस्तों, तो 52 वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग स्वर को समझते हैं। किसको दोस्तों, स्वर। सभी लोग कमेंट करें कि स्वर की परिभाषा क्या होती है। आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आता है। स्वर की परिभाषा आप सभी लोग बताएं दोस्तों। हाँ, स्वर किसे कहते हैं दोस्तों, हाँ दोस्तों, स्वर उसे कहते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और हिंदी में जो कुल स्वरों की संख्या होती है दोस्तों वह कितनी होती है, तो 11 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 11 होती है। ठीक है दोस्तों, और मात्रा के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों, कमेंट करें, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, बताएं दोस्तों। मात्रा के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। दोस्तों जो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या होती है वह कुल कितनी होती है, 10 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 10 होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11, जिसमें से आप देख भी रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों, हाँ जैसा आपका यहाँ पे देखें, छोटा है, बड़ा है, छोटी है, बड़ी है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ऋषि है, ए, ओ, औ। कुल कितने हैं दोस्तों, हाँ देखें आप, एक आपका ये हो गया, एक ये, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कुल कितने हो गए दोस्तों स्वर, तो हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो आपका ये छोटा आ है, ठीक है दोस्तों, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। इसकी क्या होती है दोस्तों, कोई मात्रा नहीं होती। आ की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है दोस्तों, जब इसकी मात्रा नहीं होती दोस्तों, तो अब आपकी ये जो कुल स्वर बचे हैं, कुल कितने हैं दोस्तों, 11। सॉरी दोस्तों, कुल कितने थे आपके, तो आपके कुल कितने थे स्वर, 11 थे। लेकिन आपका जो आ है दोस्तों इसकी मात्रा नहीं होती। तो मात्रा के आधार पर कुल कितने दोस्तों स्वर, 10 स्वर। मात्रा के आधार पर कुल कितने स्वर दोस्तों, 10 स्वर। ठीक है, लेकिन ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो क्या बताएंगे आप, 11। लेकिन मात्रा के आधार पर आप क्या बताएंगे दोस्तों, 10 स्वर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, जो आ होता है दोस्तों यह क्या होता है, अमात्रिक स्वर होता है। कैसा स्वर होता है दोस्तों, यह अमात्रिक स्वर होता है। कैसा स्वर होता है दोस्तों, तो अमात्रिक स्वर होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती।
ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो आपका अंग, ये क्या है दोस्तों, तो ये आपका अनुस्वार होता है। क्या होता है दोस्तों, अनुस्वार होता है, जैसा कि आपको दिख भी रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और जो आपका, हाँ, जो आपका ये आहा, ये क्या है दोस्तों, तो ये आपका विसर्ग होता है। क्या होता है दोस्तों, विसर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों व्यंजन की ओर। ठीक है दोस्तों, स्वर आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अगर पूछा जाए आपसे कि हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो आप क्या आंसर बताएंगे, 11। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 11 होती है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि मात्रा के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तब आप क्या आंसर बताएंगे दोस्तों, 10 बताएंगे। क्या बताएंगे, 10 बताएंगे। ठीक है दोस्तों। और ये आपका क्या है, ये आपका अनुस्वार है, और यह आपका क्या है दोस्तों, विसर्ग है। क्या है, विसर्ग है। चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों व्यंजन की ओर। ठीक है दोस्तों, व्यंजन की ओर। दोस्तों अगर बात करते हैं व्यंजन की परिभाषा क्या है, आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, व्यंजन की परिभाषा क्या है, कमेंट करें आप सभी लोग, बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप सभी लोग, व्यंजन की परिभाषा क्या है। दोस्तों अभी हम लोग इसी टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर, हाँ, व्यंजन की परिभाषा कमेंट करें दोस्तों, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है। व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों, व्यंजन ये क्या होते हैं दोस्तों, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जो व्यंजन होते हैं दोस्तों, वे क्या होते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें ही व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों, ये जो आपके हैं क वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये दोस्तों आपके ये जो 25 वर्ण हैं, कितने वर्ण हैं दोस्तों, 25। 5 आपकी ये, 5 आपकी ये, 5 आपके दोस्तों ये हैं, जिसमें से इसको आप हटा दें। ठीक है दोस्तों। और आपके 5 ये और 5 ये। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखिए, 5 5 10 5 3 15 5 चौक 20 5 5 25। ठीक है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है दोस्तों। और जो आपको ये वाला देखेंगे, ये आपके द्विगुण व्यंजन हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि यहाँ पे आपके लिखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि आपके यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसा कि आपको दिख भी रहा है दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों अगर बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन, जैसा कि आपको दिख रहा है दोस्तों, ये क्या है आपके, ये अंतस्थ व्यंजन है। कौन कौन है दोस्तों, या, रा, ला, वा, ये क्या है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है दोस्तों। और ऊष्म व्यंजन कौन से हैं दोस्तों, तो जैसा कि आपको दिख भी रहा है, तीनों सा और हा। ठीक है दोस्तों। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं दोस्तों, तो तीनों सा और हा। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए इस सा का उच्चारण, इस सा का उच्चारण किससे होता है, बताएं आप लोग, कमेंट करें। इसका उच्चारण स्थान बताएं आप सभी लोग दोस्तों, कमेंट करें दोस्तों। इस सा का जो उच्चारण स्थान होता है वह क्या होता है दोस्तों, तालव्य होता है। क्या होता है, तालव्य। ठीक है दोस्तों, तालु होता है। क्या होता है, तालु। ठीक है दोस्तों। और अगर बात करते हैं दोस्तों इस सा का उच्चारण, कमेंट करें आप सभी लोग, इस सा का उच्चारण आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। हाँ दोस्तों, इस सा का जो उच्चारण होता है वह क्या होता है, मूर्धन्य। क्या होता है दोस्तों, मूर्धन्य। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, मूर्धन्य। ठीक है दोस्तों। मूर्धन्य के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, एम। ठीक है दोस्तों। और तालव्य के लिए क्या लिख रहा हूँ, टी। ठीक है दोस्तों। और इस सा का जो उच्चारण स्थान होगा दोस्तों वह क्या होगा, कमेंट करें आप सभी लोग, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों।
इस सा का उच्चारण क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। और दोस्तों अभी लास्ट में हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। इस सा का उच्चारण स्थान क्या होगा? दोस्तों इस सा का जो उच्चारण स्थान होगा वह क्या होगा? दंत। क्या होगा दोस्तों? दंत। और इसके लिए हम क्या कर देते हैं दोस्तों? डी का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तीनों को एक बार मैं पुनः आपको दिखा देता हूं दोस्तों। जैसे अगर बात करते हैं दोस्तों ये सा, तो इस सा का जो उच्चारण है दोस्तों वह क्या मैंने लिखा था? टी। क्या लिखा था दोस्तों? टी। और ये जो सा है दोस्तों, इस सा का उच्चारण क्या होगा दोस्तों? एम। ठीक है दोस्तों, और ये सा का जो उच्चारण है दोस्तों वह क्या होगा? तो वह दोस्तों क्या होगा आपका? डी। क्या होगा दोस्तों? डी। तो ये आपका सा तालव्य, ये आपका सा मूर्धन्य, और ये वाला दोस्तों क्या होगा? दंत। ठीक है दोस्तों, तो तीनों सा का उच्चारण आपको क्लियर हो चुका। ये क्या होगा दोस्तों? टी तालव्य, एम क्या होगा दोस्तों? मूर्धन्य, और डी क्या होगा दोस्तों? दंत। ठीक है दोस्तों, डी क्या होगा? दंत। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों बात करते हैं ऊष्म व्यंजन, तो जो तीनों सा होते हैं दोस्तों और हा, तीनों सा और हा ये दोस्तों क्या हैं? ऊष्म व्यंजन हैं। और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? या, रा, ला, वा, ये क्या होते हैं दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, तो दोस्तों क्या क्या है? छ, त्र, ज्ञ, श्र। क्या है दोस्तों? छ, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? चार संयुक्त व्यंजन हैं। क्या है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों हाँ कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, तो कितने होते हैं आपके? चार। कौन कौन? छ, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? आपके संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये किनके योग से मिलकर बने होते हैं? तो जैसा कि आपको दिख भी रहा है दोस्तों, ये आपका जो श है वो क्या है दोस्तों? छ, छत्री वाला श्र। ठीक है दोस्तों, यह क और किससे मिलकर बना है? आधा क और श से। ठीक है दोस्तों, और जो दोस्तों छ, ये जो आपका छ है दोस्तों छत्री वाला, यह किसके योग से बना है? तो ये आधा क और श इससे योग से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो आपका त्र है यह किसके योग से मिलकर बना हुआ है? तो यह दोस्तों आधा त और र इसके योग से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, आधा त और र इसके योग से मिलकर बना है। और दोस्तों जो आपका ज्ञ है यह किसके योग से मिलकर बना है? तो ये दोस्तों आधा ज और इया। ठीक है दोस्तों, आधा ज ज्ञ किसके योग से मिलकर बना है दोस्तों? तो आधा ज और इया इसके योग से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, और जो आपका श्र है यह दोस्तों आधा श और रा इसके योग से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग दोस्तों आगत वर्ण देखिए। आगत ये क्या है दोस्तों? तो ये आपके जा के नीचे आपका ऐसे देखेंगे दोस्तों क्या लगा रहता है? बिंदी। और दोस्तों आपके फा, इसके भी नीचे क्या लगा रहता है दोस्तों? बिंदी। ये आपके क्या है दोस्तों? आगत हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है? आगत वर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? स्वरों का वर्गीकरण। क्या होगा दोस्तों? स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण दोस्तों स्वर बोलने के आधार पर, स्वर बोलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तीन प्रकार के होते हैं। जो स्वर होते हैं वर्गीकरण क्या देखें तो दोस्तों ये तीन प्रकार के होते हैं। एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। स्वर का जो वर्गीकरण होता है दोस्तों, स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? तो जैसा कि आपको दिख भी रहा है दोस्तों, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर बात करते हैं ह्रस्व स्वर की, तो ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और दीर्घ स्वर को क्या कहा जाता है दोस्तों? कमेंट करें आप सभी लोग। आज की क्लास में मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ाया है, बताएं दोस्तों। दीर्घ स्वर दोस्तों द्विमात्रिक स्वर को क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है।
क्या कहा जाता है दोस्तों? दीर्घ स्वर कहा जाता है। अगर दोस्तों प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो प्लुत स्वर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो प्लुत स्वर किसे कहा जाता है? त्रिमात्रिक स्वर को। त्रिमात्रिक स्वर को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्लुत स्वर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो इनकी जो संख्या होती है 4 होती है। देख रहे हैं आप, आ ई उ री, ये कुल कितने होते हैं दोस्तों? तो ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, आ ई उ री। ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं दीर्घ स्वर, तो ये कुल कितने होते हैं दोस्तों? आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हैं दोस्तों दीर्घ स्वर? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं दोस्तों? टोटल आपके 7 हैं। ठीक है दोस्तों। दीर्घ स्वरों की संख्या कुल कितनी है दोस्तों? तो 7 है। ह्रस्व स्वर की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो 4 है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि मूल स्वर किसे कहते हैं, तो मूल स्वर कुल कितने हैं दोस्तों? 4 हैं, आ ई उ री। ठीक है दोस्तों। और जो आपका दोस्तों प्लुत स्वर है, यह दोस्तों इनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, जिसे हम प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसा कि आपका ये वाला चिन्ह दिख रहा है दोस्तों, जैसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों ओम। क्या बोलते हैं दोस्तों? ओम। ठीक है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं इसमें ये चिन्ह आ रहा है। ठीक है दोस्तों। तो ओम में अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि कौन सा स्वर है, तो कौन सा स्वर है दोस्तों आपका? हाँ, ये आपका प्लुत स्वर है। ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग दोस्तों चलते हैं, इनके डिफिनीशन को एक बार और समझ लेते हैं। ह्रस्व स्वर, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? मूल स्वर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? मूल स्वर भी कहा जाता है। उच्चारण में इनमें कम समय लगता है, इनके उच्चारण में कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है दोस्तों। इसी कारण इसे एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अभी हम लोग लास्ट में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे दोस्तों। तो आप सभी लोग इस क्लास के लास्ट तक बने रहें दोस्तों, जिससे कि आपको परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यह क्लास आपको उपयोगी लग सके। ठीक है दोस्तों। तो बताएं आप सभी लोग, ह्रस्व स्वर उच्चारण में कम समय, उच्चारण में कम समय, ह्रस्व स्वर उच्चारण में कम समय का लगता है। ठीक है दोस्तों। दीर्घ स्वर की अगर बात करते हैं, दीर्घ स्वर, तो दोस्तों उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय। दीर्घ स्वर में दोस्तों क्या होता है? उच्चारण में ह्रस्व स्वर, ये जो स्वर है ह्रस्व स्वर से दीर्घ स्वर में क्या होता है दोस्तों? अधिक समय इसमें लगता है। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है? अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। ठीक है दोस्तों। और इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। ठीक है दोस्तों। कितनी मात्राओं का समय लगता है? तो 2 मात्राओं का समय लगता है। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी। ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, प्लुत स्वर को समझते हैं। ठीक है दोस्तों। उच्चारण में एक मात्रा का 3 गुना, उच्चारण में एक मात्रा का 3 गुना समय लगता है। ठीक है दोस्तों। उच्चारण में एक मात्रा का 3 गुना समय लगता है। ठीक है दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं नाटक के संवादों में इसका प्रयोग होता है, जैसे हे राम, जैसे क्या है दोस्तों? हे राम। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक लेते हैं दोस्तों। अब हम लोग स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों? स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों। स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर, बोलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण को समझते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों कंठ, इनका उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? कंठ। तो ह्रस्व स्वर आते हैं आपके आ, और दीर्घ स्वर आता है आपका आ, और आपका निरानुनासिक या मौखिक स्वर आ आता है। ठीक है दोस्तों। और जो अनुनासिक स्वर है दोस्तों अंग और आहा आता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं तालव्य की। तो तालव्य में तालु मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग। ठीक है दोस्तों। इसमें अगर बात करते हैं कौन कौन आते हैं दोस्तों, तो ह्रस्व स्वर में आपके
ई आती है छोटी ई, और दीर्घ स्वर में दोस्तों बड़ी ई आती है, और निरानुनासिक मौखिक स्वर में आपका छोटी ई आती है दोस्तों, और अनुनासिक स्वर में आप देखते हैं दोस्तों छोटे ऊपर अंकिबिंदी चंद्रबिंदी। ठीक है दोस्तों, क्या आती है? चंद्रबिंदी। चलिए अब हम लोग दोस्तों देखते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य दोस्तों, मूर्धा मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। ठीक है दोस्तों, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। इसमें दोस्तों देखेंगे तो री आता है। कौन आता है दोस्तों? री। ठीक है दोस्तों, और जो आपका ए और ए यह किसके संयोग से बोला जाता है दोस्तों? तो यह आपका कंठ और तालु से बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब इसका उच्चारण कहाँ से होता है दोस्तों? तो इसका उच्चारण कंठ और तालु से होता है। ठीक है दोस्तों, और अगर बात करते हैं ओ और औ, तो इनका उच्चारण कहाँ से होता है दोस्तों? तो इनका उच्चारण ओष्ठ और कंठ से होता है, इसीलिए इसे कंठोष्ठ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? कंठोष्ठ। ठीक है दोस्तों, और इसे क्या कहा जाता है? कंठ तालव्य में। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अगर बात करते हैं ओष्ठ, तो ओष्ठ यानी कि ओंठ से जो बोले जाते हैं दोस्तों, ओष्ठ ऊ और ऊ, छोटा ऊ और आपका बड़ा ऊ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक हमारा आता है दोस्तों व्यंजन। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया दोस्तों कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? व्यंजन कहलाते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। ठीक है दोस्तों, छोटा आपका मिला होता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों एक टॉपिक नोट। आप लोग अपनी नोट्स में नोट हेडिंग डालेंगे दोस्तों। आप लोग एक हेडिंग बनाएंगे दोस्तों, नोट। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर बात करते हैं दोस्तों आ के बिना व्यंजन का उच्चारण, जो आपका ये छोटा है दोस्तों, इसके बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बिना क्या होगा दोस्तों? उच्चारण संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, और हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि कुल कितने व्यंजन होते हैं, तो कुल 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, और जिन्हें 4 भागों में बांटा गया है। जिन्हें कितने भागों में दोस्तों? तो 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग इनको समझते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? तो इनको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इनको हम लोग समझते हैं दोस्तों। और वो कौन कौन से भाग हैं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों। वो पहले आपके दोस्तों क्या होते हैं? पहला आपका होता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है दोस्तों, पहला आपका क्या होता है दोस्तों? स्पर्श व्यंजन। ठीक है दोस्तों, और जो दूसरा होता है वह क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है दोस्तों, और जो तीसरा होता है दोस्तों वह क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों, और जो चौथा होता है दोस्तों वह क्या होता है आपका? वह क्या होता है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन। चौथा क्या होता है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन। चौथा क्या होता है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन। तो व्यंजन को कितने भागों में बांटा जाता है दोस्तों? तो व्यंजन को 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन दोस्तों? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों, चौथा क्या है दोस्तों? आपका संयुक्त व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इनको बारी बारी से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, और आप सभी लोग लास्ट तक बने रहें, जिससे कि अभी हम
इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं, समझते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे वर्ण जो जिह्वा के स्पर्श मात्र से ध्वनि का उच्चारण होता है। वे वर्ण जो जिह्वा के स्पर्श मात्र करने से ध्वनि का उच्चारण होता है, ये 5 वर्ग में बांटे गए हैं, जिनका स्वरूप उच्चारण एवं ध्वनि के आधार पर इस प्रकार है, जैसा कि आपको चार्ट में दिख भी रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, तो ये आपका उच्चारण इनका कहाँ से होता है, कंठ से होता है। इनका उच्चारण कहाँ से होता है दोस्तों, कंठ से। ठीक है दोस्तों, और इनका जो उच्चारण होता है दोस्तों वह कहाँ से होता है, आपका तालु से। ठीक है दोस्तों, और इनका जो उच्चारण होता है वह कहाँ से होता है, मूर्धन। ठीक है दोस्तों, और जो इनका उच्चारण होता है चौथा नंबर, ये दंत से। ठीक है दोस्तों, और जो 5वां नंबर है दोस्तों, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, ओठ से। कहाँ से होता है दोस्तों, ओठ से। ठीक है दोस्तों, तो कंठ, इसको हम याद करने के तरीके से आपको एक ट्रिक बताते हैं दोस्तों। क्या है, KTMDO। क्या है दोस्तों ट्रिक, KTMDO। ट्रिक क्या है दोस्तों, KTMDO। के से क्या बनेगा दोस्तों, कंठ। टी से क्या बनेगा दोस्तों, तालु। यम से क्या बनेगा दोस्तों, मूर्धन्य। डी से क्या बनेगा दोस्तों, दंत। ओ से क्या बनेगा दोस्तों, ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, तो अगर बात करते हैं कंठ, कंठ से बोले जाने वाले कौन से आपके वर्ण है दोस्तों, तो आपका क वर्ग है। क वर्ग में देखो दोस्तों, अगर देखते हैं तो क्या क्या है आपका, क ख ग घ अंग। ठीक है दोस्तों, कंठ से बोले जाने वाले आपके कौन से वर्ण हैं दोस्तों, तो आपका क वर्ग है। कौन सा वर्ग है दोस्तों, क वर्ग, क ख ग घ अंग। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं टी, तालु से या तालव्य, तो इसमें आपका च वर्ग आता है। कौन सा वर्ग आता है दोस्तों, च वर्ग आता है, च छ ज झ इया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर बात करते हैं एम, मूर्धन्य, तो इसमें कौन सा वर्ग आता है दोस्तों, आपका टा वर्ग आता है। कौन सा वर्ग आता है दोस्तों, टा वर्ग आता है, ट ठ ड ढ अड़ा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर बात करते हैं दंत, तो इसमें कौन सा वर्ग आता है आपका दोस्तों, ता वर्ग आता है, त थ द ध ना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन सा वर्ग आता है आपका, पा वर्ग आता है। कौन सा वर्ग आता है दोस्तों, आपका पा वर्ग आता है, प फ ब भ म। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की ओर। और दोस्तों यहाँ एक नोट पॉइंट दिया गया है, इसको आप सभी लोग अपनी नोट्स बुक में ज़रूर लिखें। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग जब क्लास प्रारंभ हो तो नोट्स बुक और पेन उठाकर ज़रूर बैठ जाएं, जिससे कि आप कुछ पॉइंटों को अपने कॉपी में नोट भी कर लें। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, आपका नोट्स पॉइंट में क्या लिखा गया है, जैसा कि आपको दिख रहा है दोस्तों, नोट पॉइंट में हमारा टॉपिक क्या है, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को, अंतिम वर्ण आप जैसे देख भी रहे हैं दोस्तों, अंग, या, ण, न, म। ठीक है दोस्तों, को क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अनुनासिक कहते हैं दोस्तों। और आपका ड, य, ण से कोई शब्द नहीं प्रारंभ होता है। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं आपको दिखा भी दे दूं दोस्तों। हाँ, ये जो शब्द है दोस्तों आपका, ये जो आपके 5 हैं दोस्तों, हाँ ये जो आपके 5 है दोस्तों, ये वाले, यही वर्ग का अंतिम अक्षर, का वर्ग का अंतिम अक्षर, चा वर्ग का अंतिम अक्षर, टा वर्ग का अंतिम अक्षर, ता वर्ग का अंतिम अक्षर, पा वर्ग का अंतिम अक्षर। ये दोस्तों अगर बात करते हैं का वर्ग, तो ये कंठ से भी बोला जाता है और नाक से भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, और चा वर्ग आप में देख रहे हैं दोस्तों, ये तालु से और नाक से भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं, हाँ इनका जो उच्चारण आता है दोस्तों वो नासिक भी होता है। ठीक है दोस्तों, और अगर बात करते हैं टा वर्ग में,
तो देखते हैं जो आपका है अड़ा, ये क्या है दोस्तों, मूर्धन्य भी है और आपका नासिक भी है। ठीक है दोस्तों, मतलब नासिक से भी बोला जाता है, नॉक्स भी। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं तावर्ग, तो ये दंत से भी बोला जाता है दोस्तों और आपका नाक से भी इसका उच्चारण होता है। और पवर्ग में दोस्तों तो देखें तो माँ भी है, आपका ओष्ठ से भी बोला जाता है और नाक से भी उच्चारण आता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ दिख भी रहा होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं, आपके अनुनासिक स्वर कहे जाते हैं, अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आज आपको ऑफलाइन क्लास में भी बताया है। ठीक है दोस्तों, अनुनासिक स्वर, ये जो आपके अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों, अनुनासिक स्वर नहीं, अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्ण हैं, इन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक। ठीक है दोस्तों, अनुस्वार आप देख रहे हैं और विसर्ग भी देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, और ये स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं। अतः इन दो ध्वनियों को क्या कहा जाता है दोस्तों, अयोग वाक् कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अयोग वाक् कहा जाता है। और अयोग वाक् का अर्थ क्या है दोस्तों, योग ना होने पर भी जो साथ रहे, योग ना होने पर भी जो साथ रहे। ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, अयोग वाक्। ठीक है दोस्तों, और इनकी कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो इनकी जो संख्या होती है दोस्तों वह कुल कितनी होती है, 2 होती है। अयोग वाक्य की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है। एक आप देखते हैं ये है, ठीक है दोस्तों, और आपका एक ये है। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसे अनुस्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अनुस्वार। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, अनुस्वार। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, अनुस्वार कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसे विसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, विसर्ग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है। ठीक, चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं दोस्तों आप सभी लोग लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आप सभी लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अंतस्थ व्यंजन को समझते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन, तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो इनकी जो संख्या होती है वह कुल कितनी होती है, 4। जैसा कि मैंने आपको शुरू की ही क्लास में बता दिया था। कौन कौन होते हैं दोस्तों, या, र, ला, वा। कौन कौन होते हैं दोस्तों, या, र, ला, वा। ठीक है दोस्तों, चलिए इनको समझते हैं दोस्तों। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओंठों के परस्पर सटने से होता है। अंतस्थ व्यंजन का जो उच्चारण है दोस्तों वह जीभ, तालु, दांत और ओंठों के परस्पर सटने से होता है, किंतु पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। किंतु पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। और इनकी जो संख्या होती है दोस्तों वह कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन है दोस्तों, या, र, ला, वा। कौन कौन होते हैं दोस्तों, या, र, ला, वा। और दोस्तों इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जिनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठों के परस्पर सटने से होता है किंतु पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इनकी जो कुल संख्या होती है दोस्तों वह कितनी होती है, तो 4 होती है। कौन कौन होती है दोस्तों, या, र, ला, वा। कौन कौन होती है, या, र, ला, वा। और इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी लोगों को। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या क्लियर हो चुका है आप सभी लोगों को। एक बार आप लोग कमेंट करें दोस्तों। हाँ,
दोस्तों अभी हम लोग लास्ट में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे दोस्तों, और जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो बताएं क्या आप लोगों को समझ में आ चुका है दोस्तों? कमेंट करें। हाँ, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है दोस्तों, बहुत सही। चलिए अब हम लोग दोस्तों समझते हैं ऊष्म व्यंजन। अब हम लोग क्या समझेंगे दोस्तों? ऊष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों, जिनके उच्चारण में वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती हो। जिनके उच्चारण में वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जिसमें आपका तीनों सा और हा है। ठीक है दोस्तों, तीनों सा और आपका हा है। ये ऊष्म व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। ठीक है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आप सभी लोगों को इतना क्लियर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग संयुक्त व्यंजन को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों? तो वे वर्ण जो दो व्यंजन के मेल से बनते हैं। वे वर्ण जो दो व्यंजन के मेल से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। वे वर्ण जो दो व्यंजन के मेल से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जिसमें से आपका क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है दोस्तों, क्या क्या है आपके? क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये चार हैं दोस्तों। और ये आप देख भी रहे हैं कि यह किनके मेल से बने हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू के ही क्लास में बता दिया है। ठीक है दोस्तों, त्र आपका किसके योग से बनता है? आधा ता और र। ज्ञ आपका किससे मिलकर बनता है दोस्तों? तो ज, आधा ज आपका और यहाँ। ठीक है दोस्तों, स्र आपका किससे मिलकर बनता है? तो आपका श और रा से। ठीक है दोस्तों, आधा श और रा से मिलके बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग व्यंजन के भेद को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, व्यंजन के भेद को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, बताएं दोस्तों। हाँ, चलिए अब हम लोग व्यंजन के भेद को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों बात करते हैं व्यंजन के भेद, तो दोस्तों व्यंजन के दो भेद होते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो व्यंजन के दो भेद होते हैं। कौन कौन? एक होता है आपका अल्प प्राण और एक आपका होता है महाप्राण। व्यंजन के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो व्यंजन के आपके दो भेद होते हैं, एक आपका अल्प प्राण और एक आपका महाप्राण। ठीक है दोस्तों, चलिए अल्प प्राण और महाप्राण को समझते हैं। चलिए दोस्तों अल्प प्राण और महाप्राण को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों अल्प प्राण किसे कहा जाता है? तो इनको उच्चारण में, यानी कि इनके उच्चारण में कम श्रम करना पड़ता है। प्रत्येक वर्ण का प्रथम, तृतीय और पांचवा तथा अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण कहा होता है, अल्प प्राण होता है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं दोस्तों। क्या क्या? 135 अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण होता है। 135 अल्प प्राण की बात कर रहे हैं दोस्तों। 135 अंतस्थ वर्ण, ये आपके क्या होंगे दोस्तों? ये ट्रिक आप याद रखें। 135 1 3 5 अंतस्थ व्यंजन। आप जानते हैं कि अंतस्थ व्यंजन में आपका या रा ला वा आता है। और 135 मतलब आपका, आप देखेंगे वर्ग का प्रथम अक्षर, वर्ग का तृतीय अक्षर, वर्ग का पांचवा अक्षर, वर्ग का पहला, वर्ग का तीसरा, वर्ग का पांचवा, और आप अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, ये पूरे आपके क्या है दोस्तों? ये आपके पूरे अल्प प्राण, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको दिख भी रहा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपका वर्ग का
पहला है, ये वर्ग का तीसरा है और ये वर्ग का आपका कौन सा दोस्तों, पांचवा है। तो 135 और आपके अंतस्थ व्यंजन या र ला वा, ये सब क्या है दोस्तों, तो ये आपके अल्प प्राण है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपको यहाँ दिख भी रहा है दोस्तों, ये आप इतना ट्रिक याद रखें, प्रथम तृतीय पांचवा अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण होता है। ठीक है दोस्तों, 135 अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों महाप्राण की ओर चलते हैं। महाप्राण, इनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि रहती है। इनके उच्चारण में क्या होता है दोस्तों, हकार जैसी ध्वनि रहती है और वर्ण का द्वितीय चतुर्थ और ऊष्म वर्ण महाप्राण व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, महाप्राण की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि रहती है और वर्ण का द्वितीय चतुर्थ तथा ऊष्म वर्ण महाप्राण व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ट्रिक से भी बता दूं आपको, 24 ऊष्म वर्ण महाप्राण, 24 ऊष्म वर्ण महाप्राण व्यंजन हैं। 24 ऊष्म वर्ण महाप्राण व्यंजन हैं। ठीक है, 24 का मतलब दोस्तों वर्ग का तीसरा अक्षर, वर्ग का दूसरा और वर्ग का चौथा अक्षर, तीसरा नहीं होगा दोस्तों, वर्ग का क्या होगा दोस्तों, दूसरा और चौथा, वर्ग का दूसरा और चौथा, ये आपके और ऊष्म वर्ण। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं। ऊष्म वर्ण में आपका तीनों सा दोस्तों, तीनों सा और आपका हा आता है दोस्तों, तीनों सा और हा, ये ऊष्म वर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग का दूसरा अक्षर, वर्ग का चौथा अक्षर और ऊष्म वर्ण तीनों सा और हा, यही आपके ऊष्म वर्ण है दोस्तों, यही आपके महाप्राण है। यही आपके क्या कहे जाते हैं दोस्तों, महाप्राण कहे जाते हैं। इनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि रहती है, वर्ण का द्वितीय चतुर्थ तथा ऊष्म वर्ण महाप्राण व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आप सभी लोगों को इतना क्लियर हो चुका होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और दोस्तों क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। ठीक है दोस्तों, बताएं आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं दोस्तों, बताएं दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, बताएं दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चनों को देखेंगे दोस्तों, बताएं आप लोग टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। अभी मैंने आपको इसी क्लास में बताया है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका पहला, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं, बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों। ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक मैंने आपको क्या बताया है, ट्रिक मैंने आपको बताया दोस्तों क्या, KTMDO, क्या बताया दोस्तों, KTMDO, कंठ, ताल, मूर्धन, दंत, ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, तो बताएं टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि टा वर्ग आपका मूर्धन्य, किस प्रकार के व्यंजन है दोस्तों, मूर्धन्य। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा, आपका सी नंबर, क्या होगा दोस्तों, सी नंबर। ठीक है दोस्तों, मूर्धन्य। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। अर्धस्वर है बताएं दोस्तों, बताएं, आप लोग कमेंट करें। यह आपका यूपी टेट फर्स्ट पेपर में दिसंबर 2016 में पूछा गया है। बताएं दोस्तों, अर्धस्वर है, अभी मैंने आपको बताया है, बताएं क्या होगा। या वाह क्या आपका यू क्या होगा आपका दीर्घ री और री, और क्या आपका होगा दोस्तों री और शा। बताएं, आप लोग कमेंट करें। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करें। दोस्तों अर्धस्वर की अगर बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका अर्धस्वर। या और वाह ये क्या है दोस्तों, आपके अर्धस्वर हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्वेश्चन नंबर हो चुका है दोस्तों, 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अयोग्यवा कहा जाता है, अयोग्यवा कहा जाता है। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया है, आप सभी लोग कमेंट करें अयोग्यवा किसे कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अयोग्यवा दोस्तों कितने होते हैं, अभी मैंने बताया दोस्तों। अयोग्यवा क्या होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं। एक आपका होता है अंग और एक आपका होता है आहा। और इनको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो ये आपका होता है अनुस्वार और ये क्या होता है आपका विसर्ग। ठीक है दोस्तों, अयोग्यवा कितने होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं, अंग आहा, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं और जिसे हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अयोग्यवा किसे कहा जाता है, बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका ए नंबर विसर्ग को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन नंबर 3 की ही तरह है। बताएं, आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। अयोग्यवा कहा जाता है, बताएं दोस्तों, अयोग्यवा कहा जाता है महाप्राण को, अनुस्वार एवं विसर्ग को। सी नंबर आपका है दोस्तों संयुक्त व्यंजन को, और डी नंबर दोस्तों है अल्प प्राण को। बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों, अभी मैंने आपको इसी क्लास में बताया है, अयोग्यवा कहा जाता है दोस्तों। हाँ कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका बी नंबर, अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोग्यवा कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोग्यवा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, क्या कहा जाता है, शब्द, बी नंबर आपका वर्ण, सी नंबर आपका वर्ण समूह, और डी नंबर में दोस्तों क्या है, वक्तव्य। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, तो आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 5 वर्णों के उस समूह को
जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे शब्द कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों, और ये प्रश्न दोस्तों कहीं ना कहीं आपके यानी कि एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो क्लास है दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा में आने की इन प्रश्नों की प्रबल संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो आप जैसा कि भी देख रहे हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? दोस्तों आज की ही क्लास में यह प्रश्न आपको पढ़ाया गया है। बताएं दोस्तों, और देख रहे हैं कि यह आपका यूपी टेट सेकंड पेपर यानी कि 6वीं से 8वीं क्लास में फरवरी 2014 में पूछा गया है। बताएं दोस्तों, और आज की ही क्लास में मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है। आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, लट्टू सा क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, हाँ कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा दोस्तों? आपका सी नंबर कलरव। क्या होगा दोस्तों? सी नंबर कलरव। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अंगों का उच्चारण स्थान होता है। बताएं दोस्तों, नासिक, कंठोट, मूर्धन्य, कंठतालव। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों। बताएं, आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात किया जाए तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा दोस्तों आपका? हाँ दोस्तों, वह क्या होगा आपका? वह दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर नासिक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? बताएं दोस्तों, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? विकल्प आपके सामने है दोस्तों। विकल्प देखने पर, हाँ दोस्तों पहले हम लोग विकल्प देख लेते हैं। बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मूर्धन्य, कंठ, तालु, दंत। क्या होगा दोस्तों? बताएं, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा? हाँ दोस्तों, वह आपका क्या होगा? कंठ। क्या होगा दोस्तों? कंठ होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखने से पहले दोस्तों हम लोग एक मोटिवेशनल कोड को देख लेते हैं। मोटिवेशनल कोड क्या है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, हाँ मोटिवेशनल कोड क्या है, जैसा कि आपको दिख रहा है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, मोटिवेशनल कोड क्या है दोस्तों? सोच विचार करने में समय लगाएं, लेकिन जब काम का समय आए तो सोचना बंद करें और आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों, सोच विचार करने में समय लगाएं, लेकिन जब काम का समय आए तो, जब आपका काम का समय आए तो दोस्तों सोचना बंद करें और आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं। इसी मोटिवेशनल कोट के अनुसार हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 यह आपका छतरी वाला स्रा है दोस्तों। वर्ण किसके योग से बनता है या किसके योग से बना है? बताएं दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको इसी क्लास में बताया दोस्तों। बताएं, आप लोग कमेंट करें। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? बताएं, आप सभी लोग कमेंट करें। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ये वर्ण है ये आपका आधा का और श से मिल के बनता है। ठीक है दोस्तों,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, यहाँ शंकर होना चाहिए। शंकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा का शब्द, बी नंबर आपका है संस्कृत भाषा का शब्द, सी नंबर आपका है ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, और डी नंबर दोस्तों है दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। बताएं दोस्तों संकर शब्द किसे कहते हैं? बताएं, आप सभी लोग कमेंट करें। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि संकर शब्द किसे कहा जाता है दोस्तों, तो दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? संकर शब्द कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। बताएं, आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। बताएं दोस्तों, ट, च, त, उ। आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 बताएं दोस्तों, कमेंट करें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? त। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है वक्त, वरक, वक्र, वर्ग। बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है। कमेंट करें दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करें दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? बताएं, आप लोग कमेंट करें दोस्तों। अगर बात करते हैं इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा दोस्तों? आपका ए नंबर वक्त। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द क्या है दोस्तों? वक्त। ठीक है दोस्तों, इन चारों में सबसे पहले कौन आएगा? तो वक्त आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन हमारा? हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? बताएं दोस्तों, हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? अभी मैंने बताया है दोस्तों। बताएं, आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता भी है। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों अगर बात करते हैं ओ, अ, अह, आ। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। हिंदी शब्दकोश में दोस्तों अंग किस वर्ण से पहले आता है दोस्तों? तो यह आपका आ के पहले आता है। किसके पहले आता है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, यह आपका हाँ किसके पहले आता है दोस्तों? आपका आ के पहले ई आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या है दोस्तों यह प्रश्न आपका छत्तीसगढ़ टेट में आया था। ठीक है दोस्तों, और वो सेकंड पेपर, ठीक है दोस्तों, जो कि कक्षा 6 से 8वीं तक का होता है। ठीक है दोस्तों, और 2011 में आया हुआ है। कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं है? जो कि मैंने आपको आज ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है। आज की क्लास का बहु क्वेश्चन है दोस्तों, और आप देख भी रहे हैं कि यह आपका छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया प्रश्न है। बताएं दोस्तों, कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं है? ना, मा, द, ध। बताएं दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, कमेंट करें आप सभी लोग। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों। और दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका? हाँ दोस्तों, वह क्या होगा आपका? हाँ, वह क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर माँ। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? बी नंबर माँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों?
क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15, हाँ क्वेश्चन नंबर 15, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, संधि स्वर, मूल स्वर। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, संधि स्वर, मूल स्वर। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे संयुक्त स्वर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे संयुक्त स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे संयुक्त स्वर कहा जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्तों? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ए, छ, अ, ड़। बताएं दोस्तों कमेंट करें। बताएं दोस्तों कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ए, झ, अ, ड। बताएं आप लोग कमेंट करें। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताएं आप लोग कमेंट करें। ए होगा कि झ होगा कि अ होगा कि ड होगा? दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? बी नंबर दोस्तों, झ। यह घोष वर्ण नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किस शब्द में री स्वर नहीं है? बताएं दोस्तों। कृपा, कृष्ण, दृष्टि, रिवाज। बताएं दोस्तों कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, किस शब्द में री स्वर नहीं है? दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका रिवाज शब्द में आपका री स्वर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। क्या है दोस्तों? किन ध्वनियों के अनुस्वार कहे जाते हैं? ए नंबर आपका विकल्प क्या है दोस्तों? स्वर के बाद आने वाले नासिक ध्वनियाँ। बी नंबर आपका क्या है? स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ। और सी नंबर दोस्तों क्या है? स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ। और डी नंबर दोस्तों क्या है? व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो बताएं दोस्तों आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों किन ध्वनियों के अनुस्वार कहे जाता है? तो दोस्तों अनुस्वार की अगर बात करते हैं तो यह दोस्तों स्वर के बाद आने वाले नासिक ध्वनियाँ अनुस्वार कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। था किस वर्ग का व्यंजन है? था किस वर्ग का व्यंजन है? दोस्तों इसी क्लास में अभी मैंने बताया है, तो आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। ओष्ठ्य, तालव्य, दंत्य, उष्ण। बताएं दोस्तों कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, और ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, बताएं आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं कि यह आपका उत्तराखंड टेट में पूछा गया है। बताएं आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों?
बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? सी नंबर दोस्तों, दंत। क्या होगा दोस्तों? सी नंबर, दंत। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं? हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? बताएं दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। ए नंबर आपका है दोस्तों क्या? स्वर। बी नंबर आपका क्या है दोस्तों? व्यंजन। सी नंबर दोस्तों क्या है? वर्ण। और डी नंबर दोस्तों क्या है? अक्षर। तो आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। बताएं दोस्तों, कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। हाँ, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? स्वर। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं या लिखी जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। त्रि की ध्वनियाँ हैं, बताएं दोस्तों, कमेंट करें। यह किसके संयोग से मिलकर बना है? किसके जुड़ने से बना हुआ है दोस्तों? बताएं आप लोग, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 21 बताएं दोस्तों। आधत और री से, ता और र से, आधत री और आ से, त्र, आधत्र और आ से। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। त्रि की ध्वनियाँ हैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यह आपका आधा ता और री से मिलकर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से सघोष वर्ण है। निम्न में से सघोष वर्ण है अ, क, ख, चा। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से सघोष वर्ण है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, तो आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट करें दोस्तों, कमेंट करें। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा दोस्तों? हाँ दोस्तों, वह आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर आ। ये क्या है दोस्तों? अघोष वर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, शब्दकोश में से निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है। शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है। प्याऊ, प्रकंप, प्लावन, प्रकीर्ण। बताएं दोस्तों, शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला कौन सा शब्द है? आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। हाँ, कमेंट करें दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? ए नंबर दोस्तों, प्याऊ। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर, प्याऊ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो यह क्लास आज के लिए इतना ही दोस्तों। यह क्लास आपको कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों, सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।